नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके राजस्थान इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण और 500 प्लस क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें भी मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं जो कि आपकी आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही इस वीडियो को भी आप एंड तक जरूर देखेगा, जो कि क्योंकि आपके इसमें मैंने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस भी लिए गए हैं और आपको पता है कि हर प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है वो आपके रिपीट होते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि आज हमारा पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि बप्पा रावल ने निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ की राजधानी है वो बनाया गया था। तो बप्पा रावल के द्वारा कहते हैं कि आपकी जो सबसे पहले नागदा है, नागदा को आपके कहते हैं कि मेवाड़ की राजधानी है वो बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो गलत है। सबसे पहली बात की जाए तो कि बप्पा रावल की समाधि है वो नागदा में स्थित है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बप्पा रावल की जो समाधि है वो आपकी या फिर कह सकते हैं स्मारक है वो आपकी नागदा उदयपुर में है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि नागदा में भगवान विष्णु को समर्पित एक सहस्त्र बाहु मंदिर है। तो बिल्कुल आपके नागदा उदयपुर में कहते हैं आपकी जो सहस्त्र बाहु मंदिर है स्थित है, जो कि जिसे हम सास बहु मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है क्या दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बप्पा रावल के शासनकाल पर मेवाड़ पर आक्रमण किया गया था। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इल्तुतमिश के द्वारा बप्पा रावल के समय मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया गया था। और अगला है मेवाड़ के शासक जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले आपके बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ की राजधानी आपका नागदा बनाई गई थी, और आपके जयद्रथ सिंह के द्वारा कहते हैं कि जो मेवाड़ की राजधानी या चित्तौड़ की राजधानी है, सॉरी जयद्रथ सिंह ने कहते हैं बाद में जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया गया था। ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यानी इसमें लिखा हुआ है कि आके जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने जयद्रथ सिंह के काल में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, न कि आपके बप्पा रावल के काल में। ठीक है। और जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य कहते हैं कि आपकी जो भूतला का युद्ध है वो भी हुआ था। तो अब याद रख सकते हैं कि जो भूतला युद्ध है वो आपके जयद्रथ सिंह और आपके जो इल्तुतमिश है उनके मध्य कहते हैं कि जो भूतला युद्ध है वो हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था। तो मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश है उनका जो प्रथम शासक की बात की जाए तो आपके राणा हमीर है, वो आपके सिसोदिया वंश का जो प्रथम शासक को माना जाता है। कहा जाता है कि जैसे सिसोदिया गांव में जो ठाकुर हमीर सिंह सिसोदिया ने कहते हैं कि सिसोदिया वंश की जो प्रथम शासक थे। ठीक है। और राणा हमीर है उनके वो हमीर है वो आपके अरि सिंह है, अरि सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने कहते हैं कि अपनी सैन्य क्षमता के आधार पर मेवाड़ के जो केलवाड़ा नामक स्थान को अपना मुख्य केंद्र है वो बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खा। अगला हमारे पास है कि मंगोल के जो आक्रमणकारी था चंगेज खा है, उस चंगेज खा का मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खा का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ था। तो जब आपके मेवाड़ में जब जयद्रथ सिंह का राज था तब आपके कहते हैं कि जब मंगोल के शासक आपके जो चंगेज खा है उनके द्वारा कहते हैं कि आक्रमण किया गया था। यानी कि जयद्रथ सिंह के शासनकाल में जो मंगोल के शासक थे चंगेज खा उनके द्वारा कहते हैं कि आक्रमण किया गया था। और जयद्रथ सिंह के अंतिम शासनकाल में जब जयद्रथ सिंह का जब अंतिम शासनकाल था उस समय सुल्तान नासुद्दीन महमूद द्वारा कहते हैं कि आपके आक्रमण किया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के बाद मेवाड़ का जो गुहिल वंश और सिसोदिया वंश आपके गुहिल वंश है वो सिसोदिया वंश कहलाया। अच्छा, तो आपके जब रावल रतन सिंह के समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब उन पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद जब रावल रतन सिंह अंतिम शासक थे आपकी गुहिल वंश के, क्योंकि उनके बाद जो हुए वो सभी सिसोदिया वंश के कहलाए। ठीक है। यानी आपकी जब 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की जो लिए जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था, तो उसमें कहते हैं कि रावल रतन सिंह की सदस्य सिंह है वो इस युद्ध में जब हार गए थे और उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही इसी घटना के साथ आपके जो गुहिल वंश है उन गुहिल वंशों का आपके अंत हो गया था और आगे जाकर यही वंश आगे सिसोदिया के नाम से पुनर्जीवित हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, जिसने कहते हैं कि 1303 में रावल रतन सिंह के समय कहते हैं कि पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और पद्मिनी के द्वारा जौहर भी किया गया था, यानी पूरा एक साका हुआ था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदल कर कहते हैं कि खिजराबाद है वो रखा था। तो अलाउद्दीन खिलजी है, उसने कहते हैं जो खिजराबाद है वो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसका नाम खिजराबाद रखा था। वही अगर आपके जो खैराबाद की बात की जाए, जिसकी खैराबाद की बात की जाए तो आपके एक तो खिजराबाद आपके चित्तौड़गढ़ का नाम रखा गया था, जबकि खैराबाद है वो आपके सिवाना बाड़मेर का नाम है आपके खैराबाद रखा गया था। ठीक है, यानी जब 1303 में चित्तौड़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया और आक्रमण करके जब चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया था, तब कहते हैं कि वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर उसके कहते हैं कि आपके चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा और उसे वहाँ का गवर्नर है वो नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो गोरा बादल वीर सेना नायक किन के सेनापति है। ये क्वेश्चन आपके जो आपके हाईकोर्ट एलडीसी प्रश्न हाईकोर्ट के एलडीसी में आपकी 2000 आपके जो 23 में आपके जो हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। कहा गया है कि जो गोरा बादल वीर सेना नायक किसके सेनापति थे। तो आपके जो रावल रतन सिंह है उनके कहते हैं कि आपके जो वीर सेना नायक हैं जब उनके सेनापति थे। कहते हैं कि गोरा बादल नामक व्यक्ति, इन दोनों ने कहते हैं कि 1000 सैनिकों को संगठित कर अपने राजा रतन सिंह है उनको कहते हैं कि बंदी गृह से आज़ाद भी करवाया गया था। साथ ही चित्तौड़ के युद्ध में जब इन दोनों शहीद हो गए थे और इन दोनों की जो छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि चित्तौड़गढ़ सॉरी आपके गोरा बादल की जो छतरी है वो कहाँ स्थित है। तो बताया कि गोरा बादल की छतरी है वो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसमें कहते हैं गोरा बादल की छतरी है वो आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो चित्तौड़ की जो रानी और यानी पद्मिनी और रतन सिंह की जो सॉरी चित्तौड़गढ़ की रानी और रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी, वो कहते हैं ऐतिहासिकता पर जो कौन सा ग्रंथ प्रकाश डालता है, यानी कि आपके पद्मिनी पर कौन सा जो ग्रंथ है वो लिखा गया था। तो पद्मिनी पर आपके कहते हैं कि जो पद्मावत ग्रंथ है वो लिखा गया था और इनके जैसे तो आपके जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो थे। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि आपके दिल्ली के जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो मुख्य उद्देश्य आपके पद्मावत के अनुसार कहते हैं कि जो पद्मिनी को अपराध करना था। ठीक है, और इसी तथ्य को कहते हैं कि ऐतिहासिक शेषासुरी ने के शासनकाल में जब मलिक मोहम्मद जायसी है उनके द्वारा कहते हैं जब पद्मावत है इसका ग्रंथ है वो लिखा गया था। ठीक है, और कहते हैं कि ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा है वो माना जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में यानी कि आपकी जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उनमें उसके अनुसार कहते हैं कि किसे आपके विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना गया। तो आपके कहते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार विषम घाटी पंचानन है और आपके राणा हमीर को जाना गया। ठीक है, इसकी बात की जाए तो कहते हैं राणा हमीर है कहते हैं 1326 में कहते हैं चित्तौड़ को जो पुनः प्राप्त किया था राणा हमीर के द्वारा। कहते हैं कि जब 1326 में चित्तौड़ को पुनः प्राप्त किया गया था, क्योंकि 1303 से लगाकर 1326 तक चित्तौड़ कहते हैं चित्तौड़ है वो मेवाड़ के अधिकार में नहीं था, क्योंकि उस समय आपके जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था और 1303 में ही चित्तौड़ दुर्ग को अपने कब्जे में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ले लिया था। तो बाद में कहते हैं कि 1326 में राणा हमीर के द्वारा कहते हैं कि पुनः आपके चित्तौड़ के किले को अपने संरक्षण में लिया गया था। इसी कारण कहते हैं कि आपके जो राणा हमीर है उनको विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया। तो राणा हमीर के द्वारा कहते हैं अन्नपूर्णा माता का मंदिर है वो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है या चित्तौड़गढ़ में है वो आपके करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि राणा हमीर के शासनकाल में दिल्ली के जो सुल्तान है ने आक्रमण किया था, यानी कि हमीर देव चौहान है। तो हमीर देव के शासनकाल में किसने दिल्ली के सुल्तान ने आक्रमण किया था। तो आपके दिल्ली के सुल्तान की बात की जाए तो आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक के हैं उनके द्वारा कहते हैं कि आपके राणा हमीर है तो राणा हमीर के शासनकाल में कहते हैं कि दिल्ली चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था। कहते हैं इन दोनों के मध्य सिंगोड़े का युद्ध भी हुआ था, यानी कि आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर है उनके बीच कहते हैं कि सिंगोली का युद्ध है वो लड़ा गया था और वर्तमान में जो सिंगोली है वो आपके उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी बात जरूर याद रखिए, पूछ लिया जाता है कि आपके सिंगोली का युद्ध जिनके बीच में हुआ था वर्तमान में सिंगोली कहाँ है, इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा सिंगोली आपके उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपकी जो सिंगोली है कि आपके जो सिंगोली का युद्ध
हुआ था। तो मैंने बताया सिंगोले का युद्ध है वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक और आपके जो हमीर राणा हमीर है उनके मध्य कहते हैं कि आपके जो सिंगोले का युद्ध है वो आपके हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मेवाड़ में मेवाड़ के जो किस राजा के शासनकाल में जावर में जो चांदी की जो खाने हैं वो निकली थी। तो जावर में चांदी की खाने हैं वो राणा लाखा के समय के कहते हैं कि आपके जावर में चांदी की जो खाने हैं वो आपके निकली गई थी। ठीक है, यानी कि 1882 में राणा लाखा ने जब चित्तौड़ की जो राजगद्दी पर बैठा था तब कहते हैं कि जो मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति थी वो कहते हैं कि बहुत अधिक जो समस्याग्रस्त थी। लेकिन उनकी कहते हैं जो किस्मत काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इन्हीं के काल में कहते हैं कि आपकी जावर में जो आपकी जो चांदी की जो खाने हैं वो निकली थी, जिससे कहते हैं कि उनकी समस्त जो आर्थिक जो समस्याएं थी वो आपके समाप्त कर दी या समाप्त हो गई थी। ठीक है, इससे कहते हैं कि राणा लाखा का शासनकाल है वो उन्नति की ओर बढ़ गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके उदयपुर में जो पिछोला झील का निर्माण किन के शासनकाल में हुआ था। तो कहते हैं कि जो पिछोला झील का निर्माण है वो आपके 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के कहते हैं 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के काल में कहते हैं कि चीड़ीमार बंजार है उनके द्वारा कहते हैं कि जो बैल की स्मृति में कहते हैं इसका निर्माण है वो आपके पिछोला झील का निर्माण किया गया था। वो भी आपके पिछोला आपके जो पिछोला गाँव है, पिछोला गाँव का नाम भी है और पिछोला झील का नाम भी है। ठीक है, और पिछोला झील में ही आपके जो जग मंदिर और जग निवास दोनों आपके पिछोला झील में ही स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके जो मारवाड़ की जो राजकुमारी थी हंसाबाई, मारवाड़ की राजकुमारी कौन थी आपकी हंसाबाई थे, उनका विवाह कहते हैं कि मेवाड़ के किस शासक के से हुआ था। तो कहते हैं कि हंसाबाई का विवाह वो राणा लाखा के से हुआ था। कहते हैं कि काफ़ी अधिक उम्र में यानी कि लगभग वृद्धावस्था में कहते हैं कि राजकुमारी हंसाबाई से राणा लाखा के द्वारा कहते हैं कि विवाह वो किया गया था। ठीक है, और कहने की आपके मेवाड़ शासक राणा लाखा के शासनकाल जब 1382 से 1397 में है था, तब कहते हैं कि सबसे रोचक तथ्य ये हुआ था कि इसमें कहते हैं कि आपके जीवन के जब अंतिम दिन था, जब राणा लाखा के जीवन के जब अंतिम दिन था उस समय कहते हैं कि जो उन्होंने मारवाड़ की जो रानी थी हंसाबाई, मारवाड़ की राजकुमारी रानी हंसाबाई से कहते हैं कि उन्होंने विवाह किया था। वो भी इस शर्त पर किया गया था कि जब राणा लाखा का जब जो ज्येष्ठ पुत्र होगा कुंवर चूड़ा वो कहते हैं कि मेवाड़ की उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो इसी कारण कहते हैं कि आपके राव चूड़ा है उनको कहते हैं कि आपके मारवाड़ का या फिर राजपुता का मारवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यही प्रश्न आपके कि राजपुताना का भीष्म पितामह किसे कहते हैं। तो मैंने कहा राजपुताना का भीष्म पिता है वो आपके कुंवर चूड़ा है, उनको कहते हैं कि आपके भीष्म पिता कहा गया था। ठीक है, क्योंकि हंसाबाई के द्वारा शर्त रखी गई थी कि उनका जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा, जो आगे जाकर मोगल है वो राजा बनता है। ठीक है, यानी कि राणा लाखा का जो ज्येष्ठ पुत्र था कुंवर चूड़ा, उसने कहते हैं राजपूताना के इतिहास में जो भीष्म पिता है, राजपूताना की जो इतिहास का भीष्म पिता है वो कहा जाता है। और क्योंकि इसके चूड़ा ने जो अपना सारा राज्य है वो हंसाबाई के जो पुत्र थे मुगल, उन मुगल को कहते हैं कि पूरा राज्य है वो प्रदान कर दिया गया था। अगला हमारे पास है कि धनेश्वर भट्ट और आपने जोटिंग भट्ट की नाम बात की जाए तो धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट नामक जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे वो किन के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो ये दोनों कहते हैं कि राणा लाखा के राज दरबार में थे। कौन थे आपके, तो धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट है वो आपके राणा लाखा के राज दरबार में थे। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि राणा लाखा के बाद यानी जब राणा लाखा के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर कौन बैठा। तो वही जब राणा लाखा की जो मृत्यु हुई तो उनके बाद कहते हैं जब राव चूड़ा के द्वारा तो प्रतिज्ञा ली गई थी कि वह राजगद्दी पर नहीं बैठेगा, तो कहते हैं कि मोगल को राजगद्दी पर बैठाया गया था। राणा लाखा के बाद कहते हैं कि मोगल है वो आपके राजगद्दी पर मेवाड़ की बैठा था। ठीक है, यानी राणा लाखा की जब मृत्यु होने के बाद उसका जो पुत्र था मुगल वो कहते हैं मेवाड़ का शासक बना, और मुगल का जो शासनकाल है वो 1421 से लगभग 1433 के बीच में रहा। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि कुंवर चूड़ा मेवाड़ को छोड़कर किस स्थान पर पलायन है वो कर दिया गया था। तो कहते हैं कि जो मेवाड़ के कुंवर चूड़ा है वो बाद में कहते हैं कि जो मेवाड़ को छोड़कर कहते हैं कि जो मांडू के वहाँ चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट संगीतज्ञ थे। यानी योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट संगीतज्ञ की बात की जाए तो इनके दरबार यानी कि वो किन के दरबारी थे। तो ये दोनों दरबारी कहते हैं कि आपके राणा मोखल के दरबारी थे। ठीक है, यानी मोखल में जो संगीतकार है वो थे राणा
मुगल के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि प्रसिद्ध वास्तुकार फना मना वसीर कौन से वास्तुकार है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो प्रसिद्ध वास्तुकार थे आपके फना मना और वसील है, वो किन के दरबार में थे। तो कहते हैं कि तीन आपके जो फना मना और वसील है वो दोनों आपके ऐसा तीनों आपके राणा मुगल के दरबारी कवि थे। ठीक है, कहते हैं कि राणा मुगल स्थापत्य कला का जो बहुत प्रेमी था और इनके दरबार में कहते हैं कि फना मना और वसील नामक जो वास्तुकार है वो इनकी दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मेवाड़ के किस शासक को सबसे अधिक उपाधियाँ प्राप्त थी। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक जो उपाध्याय है वो राणा कुंभा को प्राप्त है, जिन्हें हाल गुरु, दान गुरु, आपके अन्य राजगुरु, आपके जो बहुत सारी कहते हैं कि आपके जो उपाधियाँ हैं वो दी गई थी। यानी कि आपके मेवाड़ के जो राणा कुंभा है उन जिनका जिनका शासनकाल आपके 1433 से 1468 रहा। इनके काल में कहते हैं कि इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी। इनके अलावा हाल गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, महाराजाधिराज, हिंदू सुल्तान, राणा रासो आदि जो बहुत सारी उपाधियाँ है वो आपके राणा कुंभा को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में को स्थापत्य कला का जो स्वर्णिम काल कहते हैं। तो आपके कहते हैं कि महाराणा कुंभा का शासनकाल था, इसे स्थापत्य कला का इनका शासनकाल है वो स्थापत्य कला का आपके स्वर्णिम काल है वो माना जाता था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके विद्या अनुरागी और संगीत प्रेमी होने के कारण कुंभा को कहते हैं क्या कहा जाता है। तो कुंभा को कहते हैं कि इनमें संगीत प्रेमी और विद्या अनुरागी के प्रेमी होने के कारण इसे कहते हैं कि आपके अभिनव भट्टाचार्य है वो कहा गया था। ऐसे कुछ उपाधि इस तरह से भी है, कहते हैं कि इनके राणा कुंभा को हाल गुरु है वो कहते हैं कि आपके जो पर्वतीय दुर्गों का स्वामी होने के कारण कहते हैं कहा जाता है। वही आपकी जो अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान रखने के कारण इन्हें शैल गुरु के नाम से जाना गया। इनके अलावा विद्या अनुरागी और संगीत प्रेमी होने के कारण से अभिनव भट्टाचार्य की जो उपाधियाँ भी आपके जो महाराणा कुंभा को दी गई थी। अगले प्रश्न हमारे पास है कि आपके राणा कुंभा के जो पिता थे मोकल, इनकी जो हत्या किसने की। तो कुंभा के जो पिता थे मोकल है उनकी हत्या आपके चाचा और मीरा के द्वारा कहते हैं कि की गई थी। यानी आपके जो मोकल है इनकी जो हत्या कहते हैं कि हत्या आपके जो खेत सिंह यानी कि जो छत्र सिंह है उनके जो पासवान पुत्र थे चाचा और मेरा उनके द्वारा कहते हैं कि आपकी की गई। ठीक है, और इनकी मृत्यु के बाद आपके राणा कुंभा है वो आपके मोकल के बाद राजगद्दी पर बैठे थे। अगले प्रश्न की बात की जाए तो महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय की स्मृति में बनाया था। तो कहते हैं कि आपके 1400 लगभग 1437-38 में के शासनकाल में जब मांडू है या आपके जो मालवा है तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में कहते हैं कि आपके राणा कुंभा के द्वारा कहते हैं विजय स्तंभ है वो बनाया गया था। ठीक है, यानी कहा गया था कि मालवा के विजय उपलक्ष्य में कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने एक कहते हैं कि ऐतिहासिक स्मारक जो विजय स्तंभ है उसको बनाया गया था, जो कहते हैं इसकी ऊंचाई लगभग 120 फीट है, 9 मंजिला भवन है। ठीक है, और कहते हैं कि उस समय कहते हैं कि 90 लाख रुपए कहता है इनके जो बनाने का जो खर्च है वो आया गया था। इनकी कहते हैं कि तीसरी मंजिल पर कहते हैं कि 9 बार है वो अल्लाह लिखा हुआ है। वही आपके जो कहते हैं कि इनकी जो आपकी जो आठवीं मंजिल है उस पर कहते हैं कि कोई भी आपके जो मंदिर है वो नहीं बना हुआ है। और इसी के 9वीं मंजिल पर कहते हैं जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो भी लगी हुई है। इनका जो आकार कहते हैं कि डमरू के आकार के समान कहते हैं कि जो आपके जो विजय स्तंभ है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो 1437 में मालवा के शासक महमूद खिलजी और राणा कुंभा के बीच कौन सा युद्ध हुआ। तो वही आपके मैंने बताया कि जो 1437 में महमूद खिलजी और राणा कुंभा के मध्य कहते हैं जो मालवा का युद्ध हुआ था। और ऐसे कई आपके बाद और इनके साथ ही कहते हैं कि मालवा का युद्ध और साथ ही इन्हें कहते हैं कि सारंगपुर का युद्ध है, दोनों के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मालवा युद्ध भी कहे तो भी सही है और आपके जो सारंगपुर युद्ध की बात की जाए तो भी आपकी सही होगा। ठीक है, तो सारंगपुर युद्ध दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके राजपूताना में जो ऐतिहासिक चंपानेर की संधि यानी कि 1456 ईस्वी में
मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक जो इल्तुतमिश के बीच हुई थी। इस संधि का जो मुख्य कारण क्या था? कहते जो चंपानेर की संधि है उसका मुख्य कारण था कि आपकी जो कुंभा की कहते हैं कि जब उस समय कहते हैं कि कुंभा की शक्ति है, या वो कहते हैं कि उनकी कुंभा की शक्ति आपकी चरम सीमा पर थी। तो कहते हैं कि उनकी जो शक्ति का जो पतन करने के लिए कहते हैं कि आपकी जो चंपानेर की संधि है वो 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। और किन के बीच में हुई थी? तो कहते हैं आपके जो मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के बीच में कहते हैं कि आपकी हुई थी। तो मुख्य कारण क्या था? कि महाराणा कुंभा की जो शक्ति है उनका पतन करना। अगला हमारे पास है कि राणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? तो कुंभा के द्वारा आपके जो कुशाल माता मंदिर है उनका निर्माण कहते हैं कि आपकी जो बदनौर है, बदनौर भीलवाड़ा में कहते हैं कि आपकी जो कुशाल माता मंदिर का निर्माण आपके कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो आपके कुंभा द्वारा निर्मित किस इमारत को कहते हैं हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, आपके हिंदू देवी देवताओं की साल, हिंदू देवी देवताओं का विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है? तो कहते हैं ये सभी आपके जो चित्तौड़गढ़ में स्थित जो आपके विजय स्तंभ है उस विजय स्तंभ के कहते हैं आपके जो प्रतीक हैं। ठीक है, अगले बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि विजय स्तंभ यानी जो कीर्ति स्तंभ जिसका निर्माण कहते हैं 1440 से 1448 के बीच में हुआ था, को कहते हैं कि किस इतिहासकार ने कुतुब मीनार से फिर से पढ़ लेते हैं। आपके पास के जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विजय स्तंभ यानी जो कि कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण 1440 से 1448 के बीच हुआ, उनको कहते हैं कि किस इतिहासकार ने कुतुब मीनार से भी या उनके समकक्ष कहा था? तो कहते हैं कि आपके कुतुब मीनार की बात की जाए तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा कहते हैं इसे कुतुब मीनार के समान कहते हैं कि जो आपके विजय स्तंभ है उनको कहा गया था। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को कहते हैं कि आपके ट्रोजन टावर की संज्ञा दी? तो ट्रोजन टावर की बात की जाए तो फर्ग्यूसन कहते हैं उनके द्वारा कहते हैं कि आपके कहते हैं कि ट्रोजन टावर की बात की जाए तो कहते हैं कि यहाँ पे रोम ट्रोजन की बात की जाए तो उनकी संज्ञा उनको विजय स्तंभ को दी गई थी। नेक्स्ट बात की जाए तो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का जो प्रयोग एक राजकीय चिन्ह के रूप में होता है। तो वर्तमान में की बात की जाए तो वर्तमान में राजस्थान पुलिस की बात की जाए तो राजस्थान पुलिस के जो राज प्रतीक के रूप में कहते हैं आपकी जो विजय स्तंभ या जो कीर्ति स्तंभ है वो चिन्ह लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपके राणा कुंभा के शासनकाल में जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो पूर्ण किसने किया था? तो कुंभा के शासनकाल में जो कीर्ति स्तंभ को पूर्ण करने वाला कौन था? तो आपके जो कवि महेश यानी आपके जो अत्रि और महेश है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को कहते हैं पूर्ण किया गया था। और अत्रि और महेश को सामूहिक रूप से अभी कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये भी बात जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि 11वीं सदी में निर्मित जो खवासान स्तंभ है, खवासान स्तंभ के नाम से जो प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण कहते हैं किसने करवाया था? तो कहते हैं इसका निर्माण कहते हैं कि जैन शासक जीजा है उनके द्वारा कहते हैं कि आपकी जो जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। आपकी जो 7 मंजिला कहते हैं कि इस इमारत में कहते हैं कि आपके जो जैन तीर्थकर में जो प्रथम तीर्थकर थे आदिनाथ या ऋषभदेव है उनको कहते हैं कि जो समर्पित ये आपके है। ठीक है, यानी कहते हैं कि आपके 11वीं सदी में कहते हैं इसका निर्माण कहते हैं खवासान स्तंभ के नाम से हुआ था। बाद में इस स्तंभ का निर्माण कहते हैं कि बगैर वंशीय आपके शासक जीजा या जैन शासक जीजा उनके द्वारा करवाया गया था, जो कि आपके आदिनाथ है यानी जो आपकी जैन तीर्थकर में जो प्रथम तीर्थकर है आदिनाथ उनको समर्पित ही आपकी जैन कीर्ति स्तंभ है। अगला हमारे पास है कि 9 मंजिला डमरू के समान दिखाई देने वाली इमारत विजय स्तंभ है कि किस मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है? तो मैंने बताया कि जो आपकी जो विजय स्तंभ है उस विजय स्तंभ की कहते हैं कि जो तीसरी मंजिल है उस तीसरी मंजिल पर कहते हैं कि 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है और वो भी आपके जो अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? तो मैंने बताया कि जैन तीर्थकर थे वो आपके जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर आदिनाथ या फिर जो ऋषभदेव जी है उनको समर्पित है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने नहीं किया गया था? राणा कुंभा के द्वारा कहते हैं कि आपके जालोर दुर्ग है उसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि इस जालोर दुर्ग का निर्माण आपके
नागभट्ट कहते हैं कि गुजर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा कहते हैं कि जालो दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राणा कुंभा की दरबारी शिल्पकार मंडन ने किस दुर्ग का डिजाइन तैयार किया गया था। तो कहते हैं मंडन के द्वारा कहते हैं कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उनका कहते हैं कि जो शिल्पी के रूप में कार्य है वो किया गया था। अगला हमारे पास है कि वास्तुकार जो मंडन है वो मुख्य रूप से किस राज्य का निवासी था। तो क्या मंडन आपके मूल रूप से आपके जो गुजरात राज्य है उनका निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न है कि किस नदी के किनारे वास्तुकार मंडन और वीर दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है। तो इनकी जो छतरियाँ हैं वो आपकी जो क्षिप्रा नदी क्षिप्रा नदी आपके उज्जैन मध्य प्रदेश है वहाँ पे कहते हैं कि आपके जो वीर दुर्गादास राठौड़ और आपके जो मंडन की छतरी या जो स्मारक है वो बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में रणकपुर के मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो रणकपुर के मंदिरों का निर्माण आपके जो कुंभलगढ़ माणा कुंभा है तो कुंभा के शासनकाल में आपके हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राणा कुंभा ने अपनी पुत्री थी रमाबाई उनके विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में जो श्रृंगार चवरी का निर्माण करवाया गया था। तो श्रृंगार चवरी का बात की जाए तो आपके कहते हैं कि आपके जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें कहते हैं श्रृंगार चवरी का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि आपकी एकलिंग महात्म्य नामक जो ग्रंथ है वो किसने पूर्ण किया गया था। तो एकलिंग महात्म्य है वो आपकी जो कान्हा व्यास है उनके द्वारा कहते हैं इस ग्रंथ को आपके जो पूर्ण है वो किया गया था। नेक्स्ट बात की जाए तो राणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की। तो राणा कुंभा के द्वारा कहते हैं कि आपके जो इसमें जो संगीत राज है इनकी जो संगीत राज है इनके जो रचना की थी संगीत मीमांसा की थी शून्य प्रबंध की थी लेकिन आपके देव मूर्ति प्रकरण की कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना है वो कुंभा के द्वारा नहीं की गई थी बल्कि इसकी रचना है वो आपके जो कुंभा के जो आपके शिल्पी थे मंडन उनके द्वारा कहते हैं कि इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजपूताना की जो आवल बावल की बात की जाए तो आवल बावल की जो ऐतिहासिक संधि है वो किन राज्यों के जो मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए की गई थी। तो आवल बावल की संधि है वो आपकी जो मारवाड़ और मेवाड़ की राज्य है उनके मध्य कहते हैं कि जो आवल और बावल की संधि है वो हुई थी। ठीक है कहते हैं कि आपकी जो राजपूताना में की जो संधि है वो ऐतिहासिक संधियों में से एक मानी जाती है क्योंकि कहते हैं कि जो मेवाड़ और मारवाड़ राज्य में जो मित्रता संबंध बनाने के लिए ये संधि आपकी की गई थी और इस संधि का जो मुख्य रूप से श्रेय है वो कहते हैं राणा लाखा है उनकी पत्नी थी हंसाबाई और हंसाबाई को कहते हैं कि इस संधि का श्रेय हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मेवाड़ की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहते हैं। तो मेवाड़ का प्रथम कलंक तब होता है जब आपके उदा के द्वारा मामादेव कुंड के पास कहते हैं कि जो कुंभा की हत्या की गई थी इस कारण कहते हैं कि उदा को मेवाड़ का प्रथम पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है यानी कि उदा के द्वारा जब कुंभा की हत्या यानी अपने पिता की ही हत्या की गई थी। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मेवाड़ के रायमल के जो किस पुत्र को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। तो मेवाड़ के कहते हैं कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं कि आपके उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राणा सांगा को विषम परिस्थितियों में किनका सहयोग मिला। तो राणा सांगा की बात की जाए तो विषम परिस्थितियों में कहते हैं कि आपके हसन खां मेवाती का भी जाला अज्जा का भी और आपके करमचंद पवार का भी कहते हैं कि आपकी जो सहयोग है वो मिला था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से सांगा की जो पोशाक है वो छत्र वो धारण करके युद्ध किया था। तो क्या जब आपके खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल अवस्था में हो गए थे या घायल हो गए थे तब कहते हैं कि उनके वस्त्र और आभूषण कहते हैं कि वो सभी पहन कर या उनकी पोशाक पहन कर कहते हैं कि राणा सांगा की जगह युद्ध किसने किया था। तो आपके जो झाला अज्जा है उनके द्वारा कहते हैं कि झाला अज्जा के द्वारा कहते हैं युद्ध है वो किया गया था यानी जब 1527 को यानी कि आपके 17 मार्च 1527 को जब आपका खानवा का युद्ध हुआ था उस समय कहते हैं कि आपके जो युद्ध हुआ था तो उस समय राणा सांगा जब घायल हो जाने के बाद कहते हैं कि हलवद या जो काठियावाड़ के जो आपके राज सिंह के जो पुत्र थे झाला अज्जा उन्हें कहते हैं कि आपके सांगा के जो राज चिन्ह है वो धारण किया और उनकी जगह आपके उन्होंने युद्ध लड़ा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसने अपने धर्म और समाज के विरुद्ध होकर
धर्म और समाज के विरुद्ध होकर राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो कहते हैं धर्म और समाज दोनों से लड़कर कहते हैं कि आपके जो हसन खां मेवाती है उसने कहते हैं कि जो आपके धर्म से युद्ध होकर एक मुसलमान होते हुए भी इन्होंने कहते हैं कि हिंदुओं का साथ दिया। इस कारण कहते हैं कि धर्म और समाज से दोनों से विरुद्ध करके राणा सांगा की तरफ से इन्होंने कहते हैं युद्ध है वो लड़ा था। अगले प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि राजपूत कालीन एक प्राचीन परंपरा थी कि पाती पेरवन को किस शासक ने निभाया था। तो पाती पेरवन की बात की जाए तो आपके राणा सांगा के द्वारा कहते हैं कि जो पाती पेरवन की जो निभाया था, कहते हैं इसमें आपके जो अन्य सभी जो छोटे छोटे सभी राजा थे उनको सभी को एक स्थान पर एकत्रित करना है, सभी को एक दूसरे का साथ देने के लिए कहते हैं कि आपके उत्साहित किया गया था। यानी कि आपके जो प्राचीन काल में जो पाती पेरवन को कहते हैं कि जो पुनर्जीवित करने का श्रेय है वो राणा सांगा को आपके जाता है, जिसमें कहते हैं कि आपके और साथ ही इस परंपरा को निभाने वाले राणा सांगा अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने कहते हैं कि जो पहली बार विदेशी जो बाबर थे उनसे लड़ने के लिए समस्त राजपूत राजा को या समस्त राजपूत शासकों को एक ही स्थान पर एकत्रित, यानी इस सब कह सकता है कि एक ही छत के नीचे समानता रूप से लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध राणा सांगा ने नहीं लड़ा। तो आपकी बात की जाए तो आपके जो दिवेर का युद्ध है वो आपके राणा सांगा के द्वारा कहते हैं कि नहीं लड़ा गया था। इनके अलावा जो खातुले का युद्ध, बांडी दौलपुर का युद्ध और गांगरोन झालावाड़ का युद्ध है वो सभी आपके राणा सांगा के द्वारा लड़ा गया था। जबकि दिवेर का युद्ध है वो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य आपके 1582 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो ऐतिहासिक खानवा का जो मैदान कहाँ स्थित है। तो खानवा का मैदान की बात की जाए तो आपके जो ये भरतपुर की जो रूपावास तहसील है वहाँ पे कहते हैं जो खानवा का जो मैदान है वो स्थित है, यानी जहाँ पे कहते हैं राणा सांगा और बाबर के मध्य कहते हैं खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार किस विधि विधान के स्वरूप और कहाँ संपन्न हुआ था। तो कहते हैं राणा सांगा का जो आपके अंतिम संस्कार है वो कहते हैं इनकी जो मृत्यु था आपके कालपी नामक स्थान पर हुई थी, लेकिन इनकी जो स्मारक कह सकता हो या फिर कह सकता हो कि अंतिम जो विधि विधान है वो सारे आपके मांडलगढ़ में पूर्ण किए गए थे और वर्तमान में इसकी समाधि भी आपके मांडलगढ़ में ही है। ठीक है, तो आपके जो इतिहास के क्वेश्चन यही थे। आई होप कि आपकी जो क्लास है आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और आपके ये सीरीज़ कैसी लगी उसके बारे में आपके जो कमेंट है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हमें भी ऐसी मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ऐसी और भी वीडियो लाई जा सके। धन्यवाद।